Nation Choice Award 100 Top Educators, Young Author of the Year 2020, Youth Leader Award और करमवीर चक्र अवार्ड जैसे कई अवार्ड से सम्मानित श्री यश तिवारी जी मेंटरशिप, पब्लिक स्पीकिंग और ट्रेनिंग के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। ग्लोबली रिनाउंड प्लेटफॉर्म TEDx पर टेड टॉक और जोश टॉक्स डिलीवर कर चुके श्री यश तिवारी जी मेंटल हेल्थ एडवोकेट और मोटिवेशनल गाइड के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। ब्लिस्टर्स ऑफ द बैटल, अ सेलिब्रेशन इन ट्रिब्यूलेशन और पैंडेमिक 2020, राइफ ऑफ द वायरस जैसी बेस्ट सेलर्स के ऑथर श्री यश तिवारी जी ने विजन और पैशन से अपनी अलग और खास पहचान बनाई है। देश विदेश में अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित कर चुके श्री यश तिवारी जी इंटरनेशनल रिकॉर्ड होल्डर के अलावा इंटरनेशनल रेडियो होस्ट के तौर पर भी लोकप्रिय हैं। ग्लोबल यूथ मेंटर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर श्री यश तिवारी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं यश तिवारी और आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं एक ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में जिसका नाम है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को समझने के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ही आपसे बात करते हैं। A vehicle scrappage policy is a government initiative aimed at encouraging the retirement of old and polluting vehicles from the roads by providing incentives for their replacement with newer and cleaner vehicles. इसका ये मतलब है कि हमारी ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो ओल्ड और आउटडेटेड एंड ऑब्सोलीट व्हीकल्स हमको सड़क पे दिखते हैं, जो कि ना केवल पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं बट इवन और भी एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी को एज वेल एज नेचर को, इन सारे ही ऑब्सोलीट और ओल्ड व्हीकल मटेरियल्स को कह सकते हैं यहां पर हम लोग करने वाले हैं रिटायर, हम लोग करने वाले हैं उनको गिव अवे फॉर द इंसेंटिव्स जो कि इसके रिप्लेसमेंट पे आपको मिलेंगे। सारे ही ओल्ड व्हीकल्स और कह सकते हैं ऑब्सोलीट व्हीकल्स के रिटायरमेंट पे आपको मिलेगा इंसेंटिव विच विल फर्दर एम्पलीफाई द पॉजिटिविटी जो कि क्रिएट की जा सकती है हमारे नेचर, हमारे एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए, एंड पोल्यूशन जिसको कंट्रोल किया जा सकता है इन ओल्ड और एज्ड व्हीकल्स के स्क्रैपेज की मदद से, all of which is for a good cause. The policy usually involves offering financial incentives or tax breaks to vehicle owners who scrap their old vehicles and purchase new ones. यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे incentives प्रोवाइड करने वाली है, फाइनेंशियल incentives और benefits प्रोवाइड करने वाली है टैक्स ब्रेक्स के साथ साथ उन लोगों को जो कि उन व्हीकल्स को ओन करते हैं, जो कि शायद ओल्ड हो चुके हैं, बहुत ही पुराने हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जिनके मेंटेनेंस में ही शायद बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, लेट अलोन उनको ड्राइव करने में रोड पर कितना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इन सारे ही ओल्ड और एज्ड एंड ऑब्सोलीट व्हीकल मटेरियल्स को स्क्रैप करने के रिटर्न में आपको मिल सकते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड इवन टैक्स ब्रेक्स। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि एनकरेज करेगा हमारे देश के लोगों को एंड ओल्ड एंड ऑब्सोलीट व्हीकल्स ओनिंग इंडिविजुअल्स को अपने ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप करने के लिए एंड इन द रिटर्न फाइनेंशियल बेनिफिट्स को पाने के लिए। डिस्कशन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखते हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस व्हीकल पॉलिसी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस करना पोल्यूशन को और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। जैसा कि आप भी जानते ही होंगे कि जितने भी पुराने जमाने के व्हीकल्स हैं, जितने भी ऑब्सोलीट एंड ओल्ड व्हीकल्स हैं, उनकी टेंडेंसी होती है बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक लेवल्स पे ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने की, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अत्यंत हानिकारक है।
अब ये तो एक ऐसा फैक्ट है जो कि स्कूल में भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही बता दिया जाता है कि जितना ज्यादा एग्जॉस्ट व्हीकल से निकलता है उतना ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हीट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप करके रखती हैं, विच इज वाई अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है एंड साथ ही साथ में पोल्यूशन भी अर्थ पे इंक्रीज होता जाता है। कहीं ना कहीं जो ओल्ड और ऑब्सोलीट व्हीकल्स हैं वो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस एंड सब्सिक्वेंटली पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की मदद से जब ओल्ड और ऑब्सोलीट व्हीकल्स को स्क्रैप ऑफ किया जाएगा, रिटायर किया जाएगा, तो ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है और पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जैसा कि आपको दिख रहा है वो है अबाउट इंप्रूव रोड्स व्हीकल सेफ्टी। क्योंकि आज के जमाने में एक चीज जो हमको बार बार देखने को मिलती है वो ये है कि कई सारे एक्सीडेंट्स होते ही सिर्फ इस वजह से हैं बिकॉज ओल्ड और एज्ड एंड ऑब्सोलीट व्हीकल्स वर बीइंग यूज्ड। ऐसे व्हीकल्स जो कि इतने पुराने हो गए हैं जिनको प्रॉपरली ड्राइव भी नहीं किया जा सकता, दे आर बीइंग यूज्ड ऑन द रोड्स, जो कि फर्दर कॉज करते हैं इवन द कॉस्ट ऑफ लाइफ। यहां पर हमको यह जानने की जरूरत है कि ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है इसकी मदद से इंप्रूव किया जा सकता है रोड्स की क्वालिटीज को एज वेल एज इंप्रूव किया जा सकता है रोड एंड व्हीकल की सेफ्टी को भी। अगला ऑब्जेक्टिव जैसा कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है हमारे सामने है, तो स्टिम्युलेट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि कई लोग व्हीकल्स को खरीद लेते हैं बट दे स्टिक ऑन टू द सेम व्हीकल फॉर डेकेड्स अपॉन डेकेड्स। यहां पर प्रॉब्लम यह आती है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट नहीं मिल पाता, उसको वो मच नीडेड एनकरेजमेंट नहीं मिल पाता जब लोग सिर्फ और सिर्फ पुराने व्हीकल्स पे ही स्टिक ऑन करते हैं, विच कैन बी रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी। फिर आता है द पॉइंट ऑफ रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंप्रूव एयर क्वालिटी। क्योंकि जितना ज्यादा ओल्ड और एज्ड व्हीकल्स के यूज को रिटायर किया जाएगा उतना ही ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट पे भी एक कंट्रोल बनाया जा सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल किया जा सकता है एंड पोल्यूशन को भी डिक्रीज किया जा सकता है। इट विल ऑल्सो इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, बिकॉज जितने होंगे पुराने व्हीकल उतना ही ज्यादा उनमें लगेगा फ्यूल एंड उतनी ही ज्यादा होगी उनकी कॉस्ट उनके मेंटेनेंस को लेके। वहीं पे अगर उन ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप ऑफ करके नए व्हीकल्स की तरफ लोग बढ़ेंगे तो यहां पे इफेक्टिवली फ्यूल का कंजम्पशन होते हुए मेंटेनेंस कॉस्ट को भी ड्रास्टिकली किया जा सकता है कंट्रोल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्मलाइज द इनफॉर्मल व्हीकल स्क्रैपेज इंडस्ट्री। डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ की फीचर्स के अब आपके सामने बात करने वाले हैं, विच आर द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एज क्राइटेरिया। The policy sets a minimum age limit for vehicles, typically around 15 years, after which they will be considered as end of life or scrappage vehicle। यानी कि एक व्हीकल 15 साल के बाद माना जाएगा एट द स्टेज ऑफ एंड ऑफ लाइफ या फिर एक स्क्रैपेज व्हीकल। अगला फीचर हमको दिखता है अबाउट द फिटनेस सर्टिफिकेशन। The policy mandates a fitness certification for vehicles older than the prescribed age limit. If the vehicle fails the fitness test, it will have to be scrapped. यानी कि अगर आपका व्हीकल इवन 15 साल के बाद जो फिटनेस सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है उसके लिए सर्टिफाई नहीं हो पाता, इट इज नॉट वर्किंग अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ प्रॉपर व्हीकल, तो उसको स्क्रैप ऑफ किया जाएगा। इसके बाद आता है द थर्ड फीचर विच इज अबाउट द इंसेंटिव्स। द पॉलिसी प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू व्हीकल ओनर्स हु वॉलंटरली स्क्रैप देयर ओल्ड व्हीकल्स एंड परचेज न्यू वंस। द इंसेंटिव कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश डिस्काउंट्स, टैक्स रिबेट्स और अदर बेनिफिट्स। यानी कि फाइनेंशियल बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं टैक्स रिबेट्स के फॉर्म में, कैश डिस्काउंट्स के फॉर्म में और भी कई सारे फाइनेंशियल एड्स की मदद से। व्हेन यू लेट्स से रिटायर द ओल्ड व्हीकल्स, जब आप कह सकते हैं स्क्रैप ऑफ करते हैं उन पुराने व्हीकल्स को जो कि अपने एंड ऑफ लाइफ स्टेज के भी बियॉन्ड जा चुका है और जो फिटनेस सर्टिफिकेशन है उसके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद आता है द फीचर ऑफ स्क्रैपेज सेंटर्स। द पॉलिसी एस्टैब्लिशेस स्क्रैपेज सेंटर व्हीकल कैन बी स्क्रैप्ड एंड इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर दे विल बी टेकन केयर ऑफ। यानी कि जो आपके व्हीकल्स का स्क्रैपेज है वो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में किया जाएगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में किया जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोल्यूशन को कंट्रोल करते हुए किया जाएगा।
डिस्कशन में आगे जो कुछ फीचर्स हमको दिखते हैं, दे आर द फॉलोइंग. Recycling. The policy promotes recycling of materials obtained from scrapped vehicles such as metal, plastic and rubber. यानी कि recycling पे भी यहाँ पर इस पॉलिसी के अतिरिक्त बहुत फोकस किया जा रहा है. फिर उसके बाद आता है the point of pollution control. The policy aims to reduce pollution level by taking older, more polluting vehicles off the road. तो pollution पे भी एक upper hand बना के कंट्रोल करना है हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव एमिशंस को, एग्जॉस्ट एमिशन को और उन ग्रीन हाउस गैसेस को जो कि इन ओल्ड व्हीकल से निकलती हैं. देन आता है द पॉइंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, जो कि बेसिकली फोकस करती है ऑन द फैक्ट दैट एनकरेजेस द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स विद न्यू फ्यूल एफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ताकि हमारी इंडस्ट्री को भी, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको भी एक इंकरेजमेंट मिले, बढ़ावा मिले. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द अवेयरनेस कैंपेन्स. द पॉलिसी इंक्लूड्स public awareness campaigns to educate vehicle owners about the benefits of scrapping old vehicles and purchasing the new ones. क्योंकि जितना ज्यादा आप ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप ऑफ करेंगे उतना ही आप न्यू व्हीकल्स को ऑप्ट करेंगे एंड उतनी ही अवेयरनेस बढ़ेगी अबाउट द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ ऑप्टिंग फॉर फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स. यानी कि ऐसे व्हीकल्स को ऑप्ट करना जो कि कम फ्यूल पे ज्यादा अच्छे से ड्राइव कर पाते हैं, कम पोल्यूशन क्रिएट करते हुए आपको बेहतर बेनिफिट्स दे पाते हैं. अब डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए चलिए हम आपसे बात करते हैं फिटनेस टेस्टिंग के बारे में. The government of India plans to set 450 to 500 automated vehicle fitness testing centers on PPP mode. साथ ही साथ में vehicles which are more than 20 years have to undergo fitness test on estimated cost of 300 to 400 per test. और हमको ये भी जानने को मिलता है कि old vehicles will be tested at authorized automated fitness centers and will not be scrapped merely on the basis of age. यानी कि आपके व्हीकल की प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही उनको स्क्रैप किया जाएगा. एंड एमिशन टेस्ट्स, ब्रेक सिस्टम्स एंड सेफ्टी कंपोनेंट्स आर टेस्टेड एंड व्हीकल्स दैट फेल द टेस्ट आर स्क्रैप्ड अवे. डिस्कशन में जब हम बढ़ते हैं आगे तो हमको दिखती हैं कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्ट्स, फिगर्स एंड रियलिटीज. अभी प्रेजेंट सिनारियो में जब हम स्क्रैपेज इंडस्ट्री को देखते हैं देन यू कैन सी व्हाट द सिचुएशन इज. बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेटअप है, स्क्रैपेज इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, ओपेक प्राइसिंग है, प्राइसिंग कभी भी क्लियर नहीं होती, प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं होती लोगों के द्वारा. साथ ही साथ में फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, दोबारा से, हाँ, साथ ही साथ में फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है स्क्रैपेज इंडस्ट्री में बिल्कुल भी, एंड इट इज ऑल्सो अ लो वैल्यू एडिशन. लोग प्रेफर ही नहीं करते स्क्रैपेज इंडस्ट्री के बारे में सोचना या फिर इनपुट करना, बिकॉज दे नो कि देयर इज नॉट मच वैल्यू दैट दे विल गेट आउट ऑफ इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोअर कंप्लायंसेस. बट जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, स्पेशली विद द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमको दिखता है एक होपफुल फ्यूचर, हमको दिखती है एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप, हमको दिखता है एक ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम, हमको दिखता है एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो कि फर्दर ब्लूम करेंगे कंट्री की इकोनॉमी को भी. हमको दिखते हैं हाई वैल्यू एडिशन और साथ ही में एनवायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम्स जो कि बेसिकली ग्रो एंड डेवलप करेंगे ना केवल हमारे देश को बट ऑन अ लार्जर स्केल इवन एंटायर वर्ल्ड को. डिस्कशन में वी हैव द स्टैटिस्टिक्स एज प्रेजेंटेड टू यू राइट नाउ. जब हम बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन प्लान की तो हमारे पास ये रियलिटीज आती हैं सामने. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 April 2023. Initially, it will be heavily commercial vehicle that will need to undergo fitness tests starting from the 1st of April. फिर आता है the second stage, that is the 1st of June 2024. Fitness tests will be made mandatory for all types of other vehicles from 1st of June 2024 in the phased manner. यानी कि हर एक व्हीकल को फिटनेस टेस्ट अंडरगो करना पड़ेगा. फिर डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए आते हैं और भी फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने. फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि सीवीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल लिंक्ड है टू वैलिडिटी ऑफ द फिटनेस सर्टिफिकेट. सीवीज अंडरगो करेंगे फिटनेस टेस्ट हर 2 साल में फॉर द फर्स्ट 8 years और फिर उसके बाद एनुअली देयर आफ्टर. देन हमारे पास आते हैं द प्राइवेट व्हीकल्स और द पीवीज.
फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल की रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद वो वैलिड रहती है लेट्स से फॉर अ रिन्यूअल आफ्टर द 15 ईयर्स, और रिन्यूअल वैलिड होता है 5 साल के लिए। फिर आती हैं some criteria that must be focused on. Fitness would be mandated through automated testing stations for vehicles. From 1st of April 2023, fitness testing for heavy commercial vehicles proposed to be mandated through automated testing stations only. यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस के थ्रू ही जो फिटनेस है व्हीकल्स की उसको देखा जाएगा। फॉर ऑल अदर क्लासेस ऑफ सीवीज एज वेल एज पीवीज, फिटनेस टेस्टिंग थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस proposed to be mandated in the phases from 1st June 2024. फिर हमको कुछ और फैक्ट्स यहां पे देखने को मिलते हैं दैट आर प्राइमरली अबाउट द फीस ऑफ द फिटनेस टेस्ट एज वेल, जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। कुछ नंबर्स हमने आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किए हैं दैट यू कैन मेक अ नोट ऑफ। Let's say perhaps on the category of the light mode vehicle, the medium goods and passenger vehicle, the heavy goods passengers, light motor vehicles, medium goods passenger vehicle, and also once again heavy goods passenger vehicle। ये वाला दोबारा से कर रहे हैं। The light motor vehicle, medium goods passenger vehicle, heavy goods passenger vehicles। जब हम बात करते हैं इन सारे ही क्राइटेरिया के बेसिस पे प्राइसिंग पॉलिसीज की, जो एग्जिस्टिंग फीस है हमारे सामने वो इस प्रकार की है, बट जो रिवाइज्ड फीस होगी वो होंगी कुछ इस प्रकार की। साथ ही में जो हमें वंस अगेन कुछ और भी कैटेगरीज के लिए रजिस्ट्रेशन फीस दिखती हैं, सच एज द लाइट मोटर व्हीकल LMVs विच आर नॉन ट्रांसपोर्ट, वो कुछ इस प्रकार की हैं। इन द प्रेजेंट टेंस द एग्जिस्टिंग फीस एंड द रिवाइज्ड फीस जो कि ओल्डर देन 15 ईयर्स वाले व्हीकल के लिए एप्लीकेबल होंगी। अब इंसेंटिव्स जिस प्रकार के दिए जा सकते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के चलते हुए, दे आर द फॉलोइंग: कैश इंसेंटिव्स, साथ ही में टैक्स रिबेट्स, रिड्यूस रजिस्ट्रेशन फीस, जो रजिस्ट्रेशंस की आपको कॉस्ट्स और फीस लगती हैं उनको भी रिड्यूस किया जा सकता है ओल्ड व्हीकल के स्क्रैपेज की मदद से। डिस्काउंट्स ऑन द न्यू व्हीकल्स, यानी कि अगर आप एक नए व्हीकल को लेना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट्स भी ऑफर किए जाएंगे एंड फ्री सर्विसेज भी। अब जब हम लोग इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आर टू डेफिनेटली बी लुक्ड अपॉन: इंक्रीज्ड फीस फॉर फिटनेस टेस्ट एंड इंश्योरेंस ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर सीवीज, और साथ ही साथ में इंक्रीज्ड री रजिस्ट्रेशन फीस फॉर प्राइवेट व्हीकल विच आर मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड। यानी कि एक इंक्रीज री रजिस्ट्रेशन फीस होगी उन व्हीकल के लिए जो कि प्राइवेट हैं और 15 साल से ऊपर की उम्र के हैं। जो कुछ गाइडलाइंस आपके सामने प्रेजेंट हमने की हैं, दे आर प्राइमरीली फॉर द ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस, यानी कि ATS के लिए, जो कि आपकी स्क्रैपेज पॉलिसी में इन्वॉल्व होने में फर्दर मदद करेंगे। द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर एन ATS, application for preliminary registration certificate or grant renewal of certificate of registration to be made through the registering authority along with applicable fees। यानी कि यहां पर एक applicable fees भी होगी जिस पर आपको देना होगा ध्यान। The fee structures are presented as the following, और जो registration authority है may grant or renew the certificate within 60 days। 60 days के within grant भी किया जा सकता है सर्टिफिकेट को और renew भी किया जा सकता है registering authority के द्वारा। And registration certificate issued to be valid for a period of 10 years from the date of reassurance and 5 years in case of the renewal। यानी कि 10 साल तक के लिए ये वैलिड होगा इंश्योरेंस की डेट से, और साथ ही साथ में 5 साल तक के लिए वैलिड होगा रिन्यूअल से। डिस्कशन में आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओनर एंड और ऑपरेटर्स में बी स्टेट गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यानी कि SPVs सच एज द PPP। The ATS operators must have sufficient financial resources and adequately qualified manpower. ATS to act as test-only facility and provide any services related to repair of vehicles or sales or manufacturing of auto spares. साथ ही में strict confidentiality of information regarding make and type of vehicle tested and results of the test to be maintained.
Or additionally, also make a note that cyber security certification to be obtained for the IT systems to safely access the Vahan database, and applicants must ensure infrastructure requirements are met for sure. कुछ और डिटेल्ड गाइडलाइंस जैसा कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट की गई हैं। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर RBSF टू बी मेड to the registration authority along with the processing fees and the security deposit. और साथ ही में जो state UT government है will clear the proposal within 60 days else the proposal would be deemed approved. Or the portal will be set up by central government use for approval of labor and pollution. Inspection and audit reports of RBSF registration certificate issued to be valid for a period of 10 years from the date of insurance or the renewal. तो यहां पे 10 years का पीरियड कंसिडर किया जा रहा है इंश्योरेंस और रिन्यूअल की डेट से। एडिशनली जो एप्लीकेंट हैं उनको प्रोवाइड करने होंगे कुछ नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम स्टेट अथॉरिटी, जो कि कंसेंट होगा फ्रॉम स्टेट अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट RVSF, अप्रूवल फॉर प्लांट लेआउट एंड बिल्डिंग प्लान, quality certification of ISO, consent to operate from State Pollution Control Board, which is also known as the SPCB, within 6 months of starting, undertaking to abide by existing laws, acts, rules and standards, evidence of cyber security certification, as well as एक evidence of certificate of depolluting and de-risking equipments, जो कि बहुत ही जरूरी होता है स्टेट अथॉरिटी के द्वारा आपको अरेंज करना। हम आपके साथ बात करने वाले हैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि EBP प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक ऐसा इनिशिएटिव है which is definitely going to revolutionize the country and the world to a great deal. सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे चलिए कुछ डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। The central government has set a target of 20% ethanol in the petrol by 2025. This allows India to improve energy security, enable local businesses and farmers to participate in the energy economy and reduce vehicle emission. जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो व्हीकल्स हैं यानी कि जो भी आपके ओल्ड या इवन न्यू व्हीकल्स हैं उनसे एग्जॉस्ट प्रोड्यूस होता है। वो एग्जॉस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस के फॉर्म में होता है, जो कि आगे जाके हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड इन होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हीट अंदर ही रह जाती है एटमॉस्फेयर के, एंड अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज करते हुए पॉल्यूशन में भी राइज करता है। ये सारी चीजों पर काम करने की जरूरत है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ द फ्यूल एज वेल, यानी कि जब हम पॉल्यूशन को करना चाहते हैं कंट्रोल, तो जो फ्यूल प्रोडक्शन है उस पे भी इंप्रूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, एंड दैट इज व्हाट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक टारगेट सेट किया है 20% एथेनॉल का इन पेट्रोल बाय 2025, यानी कि 2025 ईयर्स तक हम लोग को बताया गया है कि जो एथेनॉल है उसका कंटेंट हमारे पेट्रोल में 20% तक के टारगेट के साथ कर दिया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा लोकल बिजनेसेस को और फार्मर्स को भी एनर्जी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए। व्हीकल एमिशन जो है, जो व्हीकल्स के थ्रू कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का या पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा एमिशन होता है, उसके कंट्रोल में बहुत मदद करेगा, एंड इवन जो एनर्जी सिक्योरिटी है इसकी तरफ भी एक बहुत ही अच्छी पहल करेगा ये प्रोग्राम। हम एथेनॉल के बारे में भी कुछ फैक्ट्स जानते हैं विच विल हेल्प यू फर्दर अंडरस्टैंडिंग कि आखिर ये प्रोग्राम किस विषय पर है। Bioethanol is a type of alcohol that is made from organic material, यानी कि जो एथेनॉल होता है या जो बायोएथेनॉल होता है वो एक ऐसा अल्कोहल का टाइप है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल वो होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि कह सकते हैं अर्थ में वापस समा सकते हैं। उन्हीं ऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से जो बायोएथेनॉल बनाया जाता है वो एक अल्कोहल का ही टाइप होता है।
मेड अप ऑफ शुगर केन, कॉर्न एंड अदर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। जैसा कि अभी ही आपको बताया गया था कि ये जो बायो एथेनॉल है, ये एक टाइप ऑफ अल्कोहल है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। बट आखिर कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल्स? वो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जैसे कि शुगर केन, कॉर्न और कई सारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। जो कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स होते हैं और क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि कॉर्न हो गया यानी कि मक्का, या शुगर केन हो गया, इनकी मदद से जो फ्यूल बनाया जाता है, जो अल्कोहल का एक टाइप बनाया जाता है जिसको बायोएथेनॉल कहते हैं, दैट इज व्हाट एथेनॉल इज ऑल अबाउट. It is often used as a renewable fuel source in transportation, either on its own or as a blend with petrol. अब यहां पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपके सामने रखे गए हैं। पहले तो हम लोग उन पे ध्यान देते हैं। रिन्यूएबल फ्यूल। एक रिन्यूएबल फ्यूल क्या होता है? रिन्यूएबल फ्यूल वो होता है जो कि दोबारा रिन्यू किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉसिल फ्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अगर फॉसिल फ्यूल्स एक बार रन आउट कर गए तो उनको दोबारा रिन्यू इमीडिएटली नहीं किया जा सकता। वहीं पे हमारे पास आता है बायोएथेनॉल, जो कि एक ऐसा प्रकार का कह सकते हैं रिन्यूएबल फ्यूल है, या फिर इसको एक रिन्यूएबल फ्यूल सोर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है जिसको दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे? ऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से, सच एज द कॉर्न, शुगर केन एंड अदर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। अब इसी रिन्यूएबल फ्यूल के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि अभी स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड है, इट इज ऑफन यूज्ड एज अ रिन्यूएबल फ्यूल सोर्स इन ट्रांसपोर्टेशन, आइदर ऑन इट्स ओन और एज अ ब्लेंड विद पेट्रोल। यानी कि बायोएथेनॉल को दो प्रकार से यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में प्राइमरली इस बायोएथेनॉल को या तो स्टैंड अलोन यूज किया जाता है, यानी कि अपने आप पे ही बायोएथेनॉल को यूज किया जाता है एक रिन्यूएबल फ्यूल के तौर पे, जिसको दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से, सच एज कॉर्न, शुगर केन एंड मच मोर। बट साथ ही में इस बायोएथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके भी यूटिलाइज किया जा सकता है। Since ethanol is produced from plant that harness the power of the sun, ethanol is also considered as a renewable fuel. क्योंकि एथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जो कि प्रोड्यूस होता है प्लांट से, और वो प्लांट जो कि सन की पावर से, सन के विटामिन्स और सन के मिनरल्स की मदद से ग्रो करते हैं, इसीलिए एथेनॉल को भी कंसिडर किया जाता है एक रिन्यूएबल फ्यूल की मदद से ही। मोस्ट कॉमन बायोएथेनॉल ब्लेंड यूज्ड इन द पेट्रोल E10, which contains 10% bioethanol and 90% petrol. डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए चलिए हम बात करते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की इंडिया में। The Ethanol Blending Program, the EBP, is a policy initiative launched by the Indian government to promote the use of the ethanol as a fuel in the transportation. The goal of the program is to reduce the country's dependence on imported fossil fuels, improve energy security and reduce the greenhouse emission. Primarily यहाँ पर aim यही है कि जो greenhouse gases हैं उनके emission को कम किया जा सके, pollution जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा control किया जा सके, एक्सेसिव नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स का जो यूजेज होता है जिसकी वजह से फ्यूल्स तो कम हो ही रहे हैं, उनकी तो क्वांटिटी कम हो ही रही है, बट साथ ही साथ में जो वातावरण का बुरा असर पड़ रहा है, वातावरण पे जो एक नेगेटिव इंपैक्ट बन रहा है, एक एडवर्स इंपैक्ट बन रहा है, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज, राइज इन टेम्परेचर की वजह से, उन सभी चीजों को कंट्रोल किया जा सके, और इन्हीं सबको लेकर आता है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंडिया में। फर्स्टली इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2003 में। गवर्नमेंट मैंडेट करती है ब्लेंडिंग ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एथेनॉल, यानी कि एक सर्टेन स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ एथेनॉल को पेट्रोलियम के साथ ब्लेंड करना है, और सेट करती है एक टारगेट परसेंटेज को लेकर भी कि कितना एथेनॉल ब्लेंड करना है पेट्रोल में। करेंटली 5% एथेनॉल की बात की गई है पेट्रोल में, बट 2021 में जो टारगेट है वो अचीव किया गया था 20% का ब्लेंडिंग रेशियो के तौर पे एज E20 इन द गैसोलीन बाय 25 और 30 इवन।
यानी कि 2025 और 2030 तक ऐसा माना गया है, ऐसा एक्सपेक्टेड एंड इवन टारगेटेड है कि 20% ब्लेंडिंग तक हम लोग इस ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल को ले जा सकते हैं विद द पेट्रोलियम, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और फ्यूल के इफेक्टिव यूजेज के लिए। Ethanol production increased from around 38 crore liters in 2013 to 14 to 260 crore liters in 2020 to 2021। यानी कि जो एथेनॉल का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया है 38 करोड़ लीटर से 2013 से 14 के बीच में जो हुआ था उससे वो इंक्रीज करके आ गया है 2024। ये वाला दोबारा से कर रहे हैं। एथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज किया है 2013 और 14 की फिगर्स 38 करोड़ लीटर से आज 2020 और 2021 के सिर्फ बीच में ही 260 करोड़ लीटर्स तक। डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए चलिए हम लोग नीड्स भी जानते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग की इंडिया में। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स जिनको अननेसेसरली भी यूज किया जाता है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई बार एक्सेसिवली भी यूज किया जाता है, उनके बारे में एक खास बात यह है कि ये फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अनलाइक द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि ऑर्गेनिक सोर्सेस से जो फ्यूल्स आते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स वो होते हैं जिनको दोबारा से जनरेट इंस्टेंटली नहीं किया जा सकता या इवन एट ऑल उनको जनरेट दोबारा से नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर एक बार नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स रन आउट कर गए देन दैट विल बी इट फॉर दैट पर्टिकुलर फ्यूल। वेयरएज वहीं पे अगर कोई ऑर्गेनिक फ्यूल को हम यूज कर रहे हैं या फिर हम एक रिन्यूएबल सोर्स से उस फ्यूल को जनरेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग कह सकते हैं अनलिमिटेड अमाउंट्स में यूटिलाइज करते हुए ऑफ कोर्स पॉजिटिवली एंड इन कंसिडरेट मैनर प्रोड्यूस भी कर सकते हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, बट वहां पे प्रोडक्शन की और रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी होती है विद द नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स सच एज फॉसिल फ्यूल्स। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। तो जब हम लोग एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की मदद से कह सकते हैं व्हीकल्स को स्ट्रीमलाइन करते हैं तो ये जो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, इन पे डिपेंडेंस कम की जा सकती है। वो प्रमोट करते हैं एग्रीकल्चरल ग्रोथ को भी, क्योंकि होता क्या है कि जो कई सारे नॉन रिन्यूएबल या फिर सिंथेटिक फ्यूल्स हैं वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ही बुरे होते हैं। वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को एडवर्सली इंपैक्ट करते हैं, नेचर को बहुत ही इंपैक्ट करते हैं, पॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं और एवरेज टेम्परेचर्स जो हैं अर्थ के उनको भी इंक्रीज करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। बट वहीं पे अगर हम लोग ऑर्गेनिक फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है इसको बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, विच इज ऑल्सो अनदर नीड फॉर द एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। फिर आता है अगला पॉइंट विच इज अबाउट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। अब कार्बन एमिशन की बात ही कुछ इस प्रकार की है कि ये हमेशा ही ऑन अ राइज रही है इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन द रीसेंट पास्ट। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो वेहिकुलर एग्जॉस्ट है वो भी ड्रास्टिकली इंक्रीज करा है पिछले कुछ दशकों में ही, कुछ डेकेड्स में ही, विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्राइमरली ऑफ विच डिपेंड ऑन द फ्यूल्स ओनली। यानी कि प्राइमरली ऐसे व्हीकल्स जो कि इस प्रकार के फ्यूल पे डिपेंड करते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है या कार्बन का एमिशन करता है, तो उसी से कार्बन एमिशन भी बढ़ता गया है हमारे पूरे ही एनवायरनमेंट में। यहां पर अगर हम लोग रिन्यूएबल ऑर्गेनिक फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं या एथेनॉल का यूज करते हैं एज बायो एथेनॉल, तो जो कार्बन एमिशन है उसको बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जा सकता है। ये कार्बन एमिशन बहुत ही ज्यादा कंसिडरेट मैनर में कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर लेट्स से सिंथेटिक और नॉन रिन्यूएबल फ्यूल जिस पे मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स अराउंड द वर्ल्ड डिपेंड करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो कार्बन एमिशन है इसको कंट्रोल करने में भी हम लोग सक्षम हो पाएंगे। लेकिन अपने उसी डिस्कशन को आगे ले जाते हुए कि कैसे हम लोग पॉल्यूशन को कर सकते हैं कंट्रोल, अगला आता है हमारा पॉइंट ऑफ मीटिंग रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। जब हम बात करते हैं आज की ग्लोबलाइज्ड और मॉडर्नाइज जमाने की, हमको भी पता है कि कई सारे ऐसे टारगेट्स हैं दैट वी एज अ सोसाइटी आर सेटिंग फॉर आवरसेल्व्स। प्राइमरली उसमें से कई सारे एनर्जी रिलेटेड टारगेट्स हैं, भले ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने को लेकर हो, कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल करने को लेकर हो या इवन रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को लेकर भी हो।
जैसे कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ स्टैटिस्टिक्स पे अपनी नजर डाल रहे थे कि जहां पर सिर्फ 38 करोड़ लीटर्स प्रोड्यूस किया गया था एथनॉल का बिटवीन द इयर्स 2013 टू 2014, वो 260 करोड़ लीटर्स तक आगे बढ़ गया 2020 से 2021 के बीच में। यहां पर हमको ये जानने को मिलता है कि वी आर प्रोग्रेसिंग एज अ सोसाइटी, बट उस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को टारगेट्स सेट करने की जरूरत है, स्पेसिफिकली इन रिगार्ड्स टू द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एज वेल। और उन्हीं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के संदर्भ में हमको मिलता है एक टारगेट जो कि एथेनॉल को लेकर भी है, क्योंकि अगर हम लोग को एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ानी है पेट्रोल में या किसी भी फ्यूल में, और एथेनॉल बेस्ड ऑर्गेनिक फ्यूल्स का यूजेज करना है, तो हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा, विच इज व्हाट द एथेनॉल प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन। यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को मीट करने के लिए जो हम डिसीजंस ले रहे हैं, जो आइडियोलॉजीज हम डेवलप कर रहे हैं, वो भी बायो एथेनॉल के या एथेनॉल ब्लेंडिंग के लार्जर स्केल यूटिलाइजेशन से अचीव हो सकती हैं। और डिस्कशन में हमको आगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है जो कि है जॉब क्रिएशंस के बारे में। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई नया मटेरियल मार्केट में आता है या फिर सोसाइटी और कम्युनिटी में आता है, तो फिर उससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, भले ही वो उस मटेरियल के प्रोडक्शन को लेकर हो, या फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो, या फिर उसके सप्लाई को लेकर हो, या फिर उसके इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो, या फिर इवन उसके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को लेकर हो। हर एक ऐसा स्टेप जो है वो एक इंडस्ट्री का एवेन्यू बनता है, एक ऐसा एवेन्यू जहां पे और लोगों को जॉब मिलती है, जहां पर और लोगों को प्रोफेशनल स्टेबिलिटी मिलती है अपनी जिंदगी में। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं एथेनॉल के लार्ज स्केल प्रोडक्शन की, एथेनॉल और बायो एथेनॉल के लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग की, एज वेल एज ब्लेंडिंग की, तो उधर पे जॉब क्रिएशंस का भी एक बहुत ही पॉजिटिव बेनिफिट हमको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है द पॉइंट ऑफ सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमीज। ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि शुगर केन हो गए या फिर कॉर्न हो गए या फिर और भी कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, इनसे जब हम किसी फ्यूल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात हमको क्या देखने को मिलती है, वो ये है कि यहाँ पर हम डिपेंड कर रहे हैं उन मटेरियल्स पे जो कि आपको रूरल रीजन्स में ज़्यादा रेडिली मिलते हैं इन कंपैरिजन टू दी अर्बन रीजन्स। और यहाँ से एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट हमको ये मिलता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए रूरल इकोनॉमीज पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उससे आप रूरल इकोनॉमीज को फर्दर बूस्ट भी कर पाते हैं, रूरल इकोनॉमीज का एनकरेजमेंट और प्रमोशन और फाइनेंशियल असिस्टेंस कर पाते हैं। क्योंकि जब आप डिपेंड करते हैं अपने इन बायो एथेनॉल प्रोडक्शंस के लिए उन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जो कि रूरल रीजन्स में ही ग्रो होते हैं, तो नेचुरली आपकी जो डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी डिपेंडेंस, द फाइनेंशियल डिपेंडेंस, उस प्रोडक्ट के जनरेशन के लिए रूरल इकोनॉमीज की तरफ डायरेक्टेड हो जाती है। विच इज वाई जब आप एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ इनिशिएटिव लेते हैं या आप बायो एथेनॉल के फर्दर प्रोडक्शन को एनकरेज करते हैं, तो जो रूरल इकोनॉमीज हैं उनका भी बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट नेचुरली होता है। अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए हमको दिखता है द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फर्दर अबाउट द नीड्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेक्निकलिटीज। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे उन नीड्स की जिनको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, बट कुछ टेक्निकल नीड्स भी हैं जिनके बारे में हमको समझना और डिस्कस करना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ दिस फ्यूल जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन। सबसे पहले आता है इट कैन पोटेंशियली रिड्यूस द ऑटो फ्यूल इंपोर्ट बिल बाय ईयरली ₹30,000 करोड़। यानी कि हर साल जो फ्यूल इंपोर्ट बिल आता है या जो ऑटो फ्यूल इंपोर्ट बिल आता है, जो और भी कई सारे रीजन से हमको फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उस बिल को 30,000 करोड़ से रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम लोग लोकली, अगर हम लोग विद इन द कंट्रीज बॉर्डर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से इस बायोफ्यूल को जनरेट करें। तो बायो एथेनॉल के जनरेशन से 30,000 करोड़ तक से रिड्यूस किया जा सकता है ऑटो फ्यूल इंपोर्ट को, उस बिल को जो कि हर साल बहुत ही ह्यूजली कॉस्ट करता है इकोनॉमीज को। बट अगर हम लोगों ने बायो एथेनॉल का फर्दर प्रोडक्शन एंड एनकरेजमेंट किया, तो इस डिजिट से
हमारे जो ऑटो फ्यूल इंपोर्ट बिल्स होते हैं, इंटरनेशनल बिल्स होते हैं, उनको किया जा सकता है कंट्रोल। सेकेंडली हमको देखने को मिलता है दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फार्मर्स टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम इफ दे ग्रो प्रोड्यूस दैट हेल्प्स इन द एथनॉल प्रोडक्शन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे रूरल इकोनॉमीज के एनकरेजमेंट के बारे में। जब आप बायो एथेनॉल फ्यूल पे डिपेंडेंस बढ़ाते हैं तो नेचुरली बायो एथेनॉल फ्यूल का प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। जब बायो एथेनॉल फ्यूल के प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है यानी कि उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है जो कि उस रिन्यूएबल बायो एथेनॉल फ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। अब आखिर वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं क्या क्या? जैसे कि शुगर केन या स्टार्च या फिर आपका आता है कॉर्न या फिर आते हैं परहैप्स कई सारे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जिनको यूजुअली डायरेक्टली आप यूटिलाइज नहीं करते बट इन द फ्यूल्स उनको यूज किया जा सकता है जनरेशन ऑफ द बायोएथेनॉल में। बट ये मटेरियल्स आपको मिलते कहां से हैं? थ्रू द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स लिविंग इन द रूरल रीजन्स। तो इन सम वे और द अदर इन अ वेरी लिंक्ड मैनर जब आप बायो एथेनॉल का फर्दर एनकरेजमेंट करते हैं तो ना केवल आप प्रकृति की प्रोटेक्शन कर पाते हैं, आप नेचर को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाते हैं, बट आप इवन रूरल इकोनॉमीज को एनकरेज करते हुए जो फार्मर्स हैं और उनके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको भी आप एनकरेज कर पाते हैं। साथ ही में ethanol is less polluting than other fuels and per the नीति आयोग papers offers equivalent efficiency at lower cost than the petrol। यानी कि नीति आयोग पेपर्स के बेसिस पे जो ये एथेनॉल है ये कम कॉस्ट का होता है आपके ऑर्डिनरी रेगुलर रूटीन फ्यूल के कंपैरिजन में। सेकेंडली ये इक्वल एफिशिएंसी ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर पाता है एंड थर्डली ऑल वाइल प्रोड्यूसिंग लो पोल्यूशन। तो आप यहां पे पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर पाते हैं, आप कॉस्ट को भी रिड्यूस कर पाते हैं अपनी खुद की एंड आप साथ ही में एक ऐसे फ्यूल को यूटिलाइज कर पाते हैं विच इज इवन इक्वली एफिशिएंट। इसीलिए बन जाता है एथेनॉल एक बहुत ही ज्यादा प्रेफर्ड चॉइस। डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए हम लोग को कुछ चैलेंजेस पे भी नजर डालनी चाहिए जो कि इस प्रोग्राम के सामने हैं, जिनको ओवरटेक करना बहुत ही जरूरी है बायो एथेनॉल ब्लेंडिंग और एथेनॉल ब्लेंडिंग के फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। सबसे पहले इसका प्रोडक्शन अभी बहुत ही कम है, हालांकि हमने कहा कि इसको बहुत ही ज्यादा आसानी से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं रूरल इकोनॉमीज के ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए, बट एट द प्रेजेंट स्टेज इसका प्रोडक्शन कम है। शुगर मिल सप्लाई कर सकती हैं सिर्फ और सिर्फ 57.6% बायो एथेनॉल को ही ओवरऑल डिमांड की, यानी कि जो एक्चुअल डिमांड है बायो एथेनॉल फ्यूल की इस वक्त शुगर मिल्स सिर्फ और सिर्फ 57.6% ही उसका प्रोड्यूस कर पा रही हैं और डिमांड को मीट कर पा रही हैं। Sugar mills do not have the financial stability to invest in the biofuel plants, यानी कि even though यहाँ पे biofuel plants को सेटअप करने की जरूरत है बट शुगर मिल्स के पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ही नहीं कि वो फर्दर बायोफ्यूल प्लांट्स को सेटअप करके बायोफ्यूल की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। कंपैटिबल व्हीकल्स जो कि हैं जैसे कि व्हीकल्स एंड इंजन्स ऑप्टिमली डिजाइंड होते हैं यूज ऑफ E20 फ्यूल के लिए, यानी कि यहाँ पे कंपैटिबल व्हीकल्स को जनरेट करना और यूटिलाइज करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि बायो एथेनॉल फ्यूल को यूटिलाइज करना जरूरी होता है। The Niti Aayog said that two-wheelers and passengers are designed optimally for E5, यानी कि 5% of ethanol blending in petrol, while rubber and plastic components are compatible with E10 fuel। तो इससे हमको ये जानने को मिलता है कि जो majority of vehicles हैं वो इस वक्त रेडी ही नहीं है E20 के यूटिलाइजेशन के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बनता है इस प्रोग्राम को फर्दर एक्सपैंड करने के लिए। India's water requirement for producing ethanol are not met through rainwater and the groundwater। और साथ ही में जो लिमिटेड शुगर केन अवेलेबिलिटी है, शुगर केन अनदर लिमिटेड रिसोर्स है जो कि अफेक्ट करती है एथेनॉल ब्लेंडिंग को कंट्री में, और हैंडलिंग इश्यूज भी कई सारे आते हैं जैसे कि एथेनॉल बीइंग अ हाईली फ्लैमेबल लिक्विड जो कि रिस्की होता है सारे ही फेजेस में। तो कई बार इसको सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स के तौर पर भी कह सकते हैं ओवरलुक किया जाता है बिकॉज इट इज अ हाईली फ्लैमेबल लिक्विड। जो कुछ स्टेप्स आगे दिख रहे हैं या जिनको लेने की जरूरत है, दे आर द फॉलोइंग। The committee recommends rollout of E20 material complaints and E10 engine turned vehicles from April 2023 and production of E20 turned engine vehicles from April 2025।
The center must look at ways to reduce the program's dependence on the sugar cane, यानी कि सिर्फ sugar cane पे जो dependence है उसको थोड़ा सा control करने की जरूरत है. Feedstock like agricultural waste, recycled cooking oils provides for more environmentally friendly biofuels, and incentivizing both public and private players to set up second generation ethanol facilities. And most importantly, 2G bioethanol provides a clean source of energy and also helps to provide greater income to the farmers and help meet the aim of doubling the farmers' income by 2022. कुछ वेज फॉरवर्ड जो कि इस वक्त देखी जा सकती हैं बायो एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, दे आर द फॉलोइंग. रिसर्च और डेवलपमेंट, इफेक्टिव रिसर्च की जरूरत है प्रोडक्शन को लेकर भी, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की भी जरूरत है. गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत है इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए. पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है. एंड ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फीड स्टॉक, यानी कि जिस प्रकार से इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है उस सोर्स को डाइवर्सिफाई करने की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत आती है सामने. अब use of Food Corporation of India rice and maize stock for production of ethanol. To increase production of fuel-grade ethanol and to achieve blending targets, the Government of India has allowed the use of maize and rice with FCI for production of ethanol. यानी कि अब Government of India ने allow कर दिया है maize और rice को भी utilize करना ताकि ethanol की production को बढ़ाया जा सके. The extra consumption of surplus food grain would ultimately benefit farmers और साथ ही में जो farmers हैं वो better prices भी उनको मिलेंगे produce करने के और assured buyers भी मिलेंगे क्योंकि ethanol का production required है इस वक्त. Government has fixed price of ethanol from maize as rupees 51.55 liters and rice available with FCI as rupees 56.87 liters for ethanol supply year 2020 to 2021. और साथ ही में government has decided to continue the price of FCI rice to rupees 2000 quintal for production of ethanol. कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए जो कुछ बहुत ही क्लियर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिखते हैं, दे आर प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. एडवांटेज बीइंग द ब्लेंडिंग ऑफ बायोएथेनॉल विद पेट्रोल, जो कि रिड्यूस कर सकती है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को. लेकिन एक डिसएडवांटेज आता है कि जो प्रोडक्शन है बायोएथेनॉल का वो रिक्वायर करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लैंड, वाटर और एनर्जी, जो कि फर्दर इन द लॉन्गर रन ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर सकती हैं. एडवांटेज बहुत ही बड़ा ये है कि ये एक इनहैंस करता है एनर्जी सिक्योरिटी को, बट एक डिसएडवांटेज है कि द प्रोडक्शन ऑफ बायोएथेनॉल मे आल्सो compete with food production, potentially driving up food prices, यानी कि जितना वो बढ़ेगा उतना ही फूड प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं. And last but not the least, major advantage, some countries have policies to support the production and use of biofuels such as the Renewable Fuel Standards RFS in the United States. But disadvantage यहाँ पर यह आता है कि producing bioethanol can be more expensive than producing gasoline. तो आशा करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला और कुछ नया समझने को मिला. बिजनेसेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया के बारे में और भी सीखने और जानने के लिए चेक आउट आवर अदर वीडियोस एज वेल. हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सर्जिकल एंड मेडिकल बेस्ड इंडस्ट्री आइडियाज. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस आइडिया से, जो है सर्जिकल मास्क. सर्जिकल मास्क जैसे कि आप जानते ही हैं डिस्पोजेबल मास्क होते हैं जो ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं टू कवर आवर माउथ एंड नोज. इनका यूज़ सबसे ज़्यादा तब होता है जब हम इनको या तो मेडिकल पर्पसेस में यूज़ करते हैं, किसी सर्जरी में यूज़ करते हैं, रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटीज़ में या फिर इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज़ में यूज़ करते हैं. इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसलिए रहता है क्योंकि ये जो मास्क होते हैं ये इन्फेक्टेड या डिजीज्ड पॉपुलेशन को हेल्दी पॉपुलेशन से अलग करके रखते हैं. अगर इंडिया के अंदर सर्जिकल मास्क की मार्केट की बात की जाए तो 2017 में इसकी मार्केट अराउंड 58 मिलियन थी एंड इसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2025 तक इसकी मार्केट जो है 98 मिलियन तक रीच कर जाएगी विद अ कंपाउंड एनुअल रेट ग्रोथ ऑफ 6.1%. अगर सर्जिकल मास्क के फाइबर्स की बात की जाए या फिर उनके जो रॉ मटेरियल्स की बात की जाए तो ये कॉटन, पॉलिएस्टर जैसे फाइबर से भी बनाया जा सकता है. इन्वेस्टमेंट में अगर इसको डिस्कस किया जाए तो ये डिपेंड करता है कि आप सर्जिकल मास्क के बिजनेस में कितना
किस लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हैं। अगर आप एक बड़े लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग लगेगी, बट अगर आप एक स्मॉल लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो आप डिसेंट अमाउंट के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर अगर बात की जाए रॉ मटेरियल्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रॉ मटेरियल्स में कॉटन, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा फाइबर्स यूज़ होते हैं, हमारे पिन एंड क्लिप्स यूज़ होते हैं, थ्रेड्स एंड डाइज यूज़ होते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम हैंड सैनिटाइज़र का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ एंड इम्पोर्टेंस तो हम सभी लोगों को पता चल गया है ड्यूरिंग दिस कोविड पेंडेमिक। हैंड सैनिटाइज़र सिर्फ कोविड में ही नहीं, बाकी टाइम्स में भी काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि ये हमारे हैंड्स में जो जर्म्स या बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करता है। हैंड सैनिटाइज़र का जो यूज़ होता है वो हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज़ में, रेस्टोरेंट्स में, हर जगह ही होता है। एंड अगर इसके बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए कुछ मेन पॉइंट्स की बात की जाए जो आपको ध्यान रखने चाहिए, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है कि अगर आप हैंड सैनिटाइज़र के बिजनेस में एंटर कर रहे हैं तो आपके सैनिटाइज़र के अंदर अल्कोहल का कंटेंट 90% से अबव नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही जो आप वाटर यूज़ करते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर यूज़ होना चाहिए, यानी कि कूल वाटर यूज़ होना चाहिए। एंड अगर आप ग्लिसरीन यूज़ करते हैं तो वो एकदम प्योर होना चाहिए। ग्लिसरीन की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो 98% प्योर ही होनी चाहिए। अगर अब बात करें इसमें प्रॉफिट मार्जिन की, तो हैंड सैनिटाइज़र के बिजनेस के अंदर आप अराउंड 40 to 60% का प्रॉफिट आराम से अर्न कर सकते हैं। एंड इसकी बेस्ट बात ये है कि जहाँ पर भी ऐसे कंट्रीज़, आजकल तो पूरे ही वर्ल्ड में वाटर स्कैर्सिटी चल ही रही है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है टू रिप्लेस सोप। तो इसके साथ साथ आप सोप को रिप्लेस कर सकते हैं, वाटर भी बचता है, एंड ये बहुत ही एक यूज़फुल आइटम है टू किल इन्फेक्शन एंड टू कीप योर हैंड्स क्लीन। तो अगर आप इस बिज़नेस में एंटर करते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने को मिलेगा। आप इस बिज़नेस को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया। एंड इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा नहीं होती, आप एक छोटे से एरिया से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने घर में भी हैंड सैनिटाइजिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्पोजेबल सिरिंज। तो डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं वो उन्होंने बहुत ही तेज़ी से जो है ओल्ड गिलास सिरिंजेस को रिप्लेस किया है। उसका सबसे मेन रीज़न ये था कि एड्स जैसी बड़ी एक ट्रेजेडी डिजीज़ को हमको एलिमिनेट करना था और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था डिस्पोजेबल सिरिंज। अब जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं, अगर इसके मार्केट की बात की जाए तो 2017 में इसकी मार्केट अराउंड 7.10 बिलियन की थी। एंड एस्टिमेट किया जा रहा है कि बाय 2025 इसकी मार्केट अराउंड 19 बिलियन रीच कर जाएगी विद द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.1%। अब इसके अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या इसकी बिजनेस की बात की जाए तो बेस्ट बात यह है कि जो हमारा डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है टू रिप्लेस ओल्ड ग्लास सिरिंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका प्राइस कंपेयर किया जाए तो ये उसके कंपेयर में बहुत लेस एक्सपेंसिव होती है। एंड ये इतनी, जैसे मैंने आपको बताया, एड्स जैसी बड़ी बीमारियों को एलिमिनेट करने के लिए बहुत यूज़फुल होती है। डिस्पोजेबल सिरिंजेस का जो यूज़ है, जो इसकी मार्केट है या जो इसके कंज्यूमर हैं, उसका पूरा वर्ल्ड वाइड में उसका स्प्रेड है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया और वर्ल्ड वाइड डिजीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं विद रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एज वेल, उसी के साथ साथ हमको डिस्पोजेबल सिरिंजेस की नीड लगातार रहती है। तो इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी हाई है। अगर आप इस बिज़नेस में एंटर करते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के पूरे वर्ल्ड वाइड इसका जो है डिमांड रहती है। तो अगर आप चाहें तो इसको एज ए इंटरनेशनल बिजनेस आप एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेइंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग। वेइंग मशीन्स जो होती हैं वो हम हाउस होल्ड्स में भी यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में भी यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि कई बार ऑफिसेज में भी इनको रखा जाता है। अब जो ये वेइंग मशीन होती है, इसके मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट बात ये है कि एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है, एंड अगर स्पेस की बात की जाए तो आप वेइंग मशीन का मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 700 स्क्वायर फीट एरिया से भी शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर जो ओल्ड वेइंग मशीन थी उसको इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन ने रिप्लेस किया है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिजिट्स में जो है नंबर रिफ्लेक्ट होते हैं, चार्जिंग होती है। तो आप ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कीजिए जहाँ पर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वेइंग मशीन बनाएं। इसके अंदर अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो इसके अंदर जो हमारा मटेरियल्स यूज्ड होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, तो आप इसको एक अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतने पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, आप अपनी मशीन पे उसको इलेक्ट्रॉनिक करने में ध्यान दीजिए। और इसकी जो मार्केट है उसका रीच लगभग हर ही जगह है। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में मैंने आपको बताया, हम हमारे घरों में भी इसको यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभार जो हमारे ये मॉल्स होते हैं वहाँ पर भी वेइंग मशीन होती है कि आप पैसे दीजिए और अपना वेट को जो है
मेजर कीजिए। तो इसका जो यूज़ है वो ऑल ओवर द इंडिया है, काफ़ी स्मॉल प्लेसेस में भी है, एंड आप इस बिज़नेस को एक अच्छा बिज़नेस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेइंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आप एक अच्छे से एक अपना रिपोर्ट बनाइए, इंडस्ट्री नॉलेज गेन कीजिए, एंड आप इस बिज़नेस में एंटर कर सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप सीधा एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।